हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी एडू सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं विपुल और आज मैं लेके आया हूं आप लोग सभी के लिए बैंक एग्जाम 2024 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, लाइक आरबी पीओ क्लर्क, आईपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क। इन सभी एग्जाम्स के लिए एक स्ट्रैटेजी जो कि है यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी फॉर बोथ टाइप ऑफ एस्पिरेंट, फ्रेशर एज वेल एज रीस्टार्टर। आप सभी के लिए एक फुल प्रूफ प्लान है जिससे अगर आप सही तरीके से समझते हैं, फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपके सिलेक्शन 100% हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, जान सकते हैं, मेरा नाम विपुल है और मैंने यहाँ पे बैंक के कुछ एग्जाम्स क्रैक किए हैं जिसमें से कुछ स्कोर यहाँ पे लिखे गए हैं, जिसमें मैं इस चैनल पे बेसिकली आपको क्वांट पढ़ाता हूँ। तो मेरे क्वांट कुछ स्कोर यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से अगर आप देखना चाहते हो सब दे सकते हो। एंड आईपीएस पीओ में 21 इंटू दोनों ईयर मेरे ऑल इंडिया हाई स्कोर थे जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। Before moving ahead, just a disclaimer for you all. Pay attention. What to pay attention? First one, आपको बहुत ही ध्यान लगा के बहुत अच्छे से पूरी बात सुननी है, अच्छे से समझना है और इसे फॉलो करना है। सेकेंड थिंग, जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सभी चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा। बी फ्लेक्सिबल, ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। जो भी कुछ मैं बताऊँगा वो अपने हिसाब से आप अपने प्लान में एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की अपनी अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी, एफिशिएंसी होती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होते हैं। तो अपने हिसाब से अगर आप इसे अडेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो प्लान है ये बहुत ही प्रोडक्टिव वे में निकल के आएगी और आपके सारे के सारे एग्जाम्स यहाँ पे क्लियर हो पाएंगे। Right now, there are two types of candidate. First one is fresher and second one is restarter. Fresher are those candidates who are going to appear the first time in 24 बैंक एग्जाम में, जो पहली बार देने जा रहे हैं, गोइंग टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन और स्टार्टेड प्रिपरेशन दिस ईयर एंड गोइंग टू अपीयर इन डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स इन 2024. And restarter are those aspirants, those candidates who had already appeared but due to any reasons not able to clear the exam. तो दोनों के लिए यहाँ पे स्ट्रेटजी होगी, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड एक और चीज़ मैं बताऊँ, जब मैं बता रहा हूँ आपको फ्रेशर के बारे में या रिशर के बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं फ्रेशर का बता रहा हूँ तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बता रहा हूँ स्टार्टर वालों के लिए तो फ्रेशर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक अच्छे से आपको देखना है और समझना है। अगर आप देखेंगे बैंकिंग एग्जाम्स की इस ईयर जो होने वाले एग्जाम्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जो कि आपके आईपीएस के कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, जिसमें एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का इसमें होता नहीं है, उनका एग्जाम अलग से होता है। तो अगर हम इससे इसे अगर देखिए कंप्लीट रोड मैप, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आई थिंक ये विजुअल नहीं हो पा रहा है, आई थिंक ये विजुअल है। हाँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो एग्जाम्स आपके हैं, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, वी आर हियर इन द अप्रैल मंथ। मई जून जुलाई में आपके होंगे आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम, उसके बाद अगस्त में 3 प्रीलिम्स एग्जाम, सितंबर में 1 मेंस, अक्टूबर में 2 मेंस 1 प्रीलिम्स और नवंबर में आपके मेंस इंटरव्यू एसबीआई पीओ एंड सो ऑन। दिसंबर के बाद 1 जनवरी को आपके आरबी के रिजल्ट आ जाएंगे, फाइनल रिजल्ट। तो बेसिकली जो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम 90% ऑफ एस्पिरेंट्स वो बाकी इन सब की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, या फिर अगर वो इन सब की तैयारी कर रहे होते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी नहीं करते हैं। तो मैं ग्रेड बी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। Now you can see here, we are here in April month. Today is 16th or 17th of April when you are watching this video. So if you count, if you take here from April to the July, this is your preparatory stage, preparatory phase, जहाँ पे आपको preparation करनी है। And this time is very very important. ये दोनों कैंडिडेट्स के लिए, टाइप ए के लिए भी, टाइप बी के लिए। टाइप ए कौन है, जो कि फ्रेशर है, एंड टाइप बी कौन है, जो डी स्टार्टर है। दोनों के लिए ये जो समय है आपका अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी, आपके क्या प्लान है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। और वही आपको आगे जब अगस्त मंथ से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तब जो आपका परफॉर्मेंस आएगा वो इन 3 महीने 4 महीने के बेसिस पे ही आपका आएगा। तो अगर बात करें तो अप्रैल से लेकर के जून तक आपको प्रिपरेशन करनी है। जो मेरे प्लान है, जो मैं आपके लिए प्लान लेके आया हूँ, अप्रैल से लेकर के जून तक आपको प्रिपरेशन करनी है। जुलाई को रखना है फॉर बफर मंथ के रूप में और प्रैक्टिस मंथ के रूप में। जुलाई में हम लोग कुछ कोई भी
जो अपने प्रिपरेशन का काम है, जो मतलब स्टार्टिंग फेज में करते हैं हम लोग, वो काम नहीं करेंगे। हम अपने सभी पूरे प्रिपरेशन को जून में एंड कर लेंगे। अब कैसे करेंगे इस चीज़ को समझते हैं। You can see here today to the end of the June, if you count it is approx 75 days। 75 डेज का आपके पास समय है। ये दोनों के लिए, फ्रेशर के लिए भी और रिस्टार्टर के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेशर जो है वो कैसे करेंगे और स्टार्टर जो है वो कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फ्रेशर के बारे में। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप रिस्टार्टर हैं, लास्ट से आपने एग्जाम दिया था, किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्रेशर का सेक्शन मैं अब शुरू कर रहा हूँ उसे आप स्किप करेंगे, इसे भी आपको देखना है। ठीक है, तो फ्रेशर अगर आप हैं तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम के बाद पता नहीं होगा। मैं बता दूं आप लोगों को कि 3 एग्जाम होते हैं बेसिकली, आरआरबी के एग्जाम, आईपीएस के एग्जाम और एसबीआई के एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, जिसमें हर एग्जाम में आपके 2 लेवल होते हैं, पीओ एंड क्लर्क लेवल। और हर एग्जाम में आपके यहाँ पे 2 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। और पीओ एग्जाम में एक थर्ड स्टेज भी आपका होता है जो कि इंटरव्यू का होता है। अगर आप देखें तो इस 24 ईयर में आपके कुल मिलाकर के यहाँ पे 6 बड़े बड़े एग्जाम्स होने वाले हैं। इसके अलावा भी बाकी एग्जाम्स आ रहे होते हैं, आरबीआई के एग्जाम्स, इंश्योरेंस के एग्जाम भी आ रहे होते हैं, लेकिन ये बड़े एग्जाम्स हैं जिसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है। आपको इन सभी एग्जाम्स पर टारगेट करना है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो करते हैं, फ्रेशर हो चाहे स्टार्टर हो, कोई भी हो, पहली मिस्टेक जो करते हैं वो ये करते हैं कि इस समय जब आप अप्रैल मंथ में हो, व्हेन यू आर इन मंथ ऑफ अप्रैल, अभी से आप प्रिपरेशन में इन चीज़ों को डिवाइड कर लेते हो कि मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, फिर मुझे मेंस की करनी है, या फिर मुझे मेंस की करनी है फिर प्रीलिम्स की करनी है। ये मिस्टेक कभी मत करना। दिस इज़ द 100% रॉन्ग अप्रोच। अभी आपको अपने एग्ज़ाम्स को बाइफरकेट नहीं करना है, पीओ और क्लर्क, सॉरी प्रीलिम्स और मेंस में। अभी आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। कैसे चलना है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप देखेंगे तो आपके बैंक एग्जाम्स में ये कुछ सेक्शंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो इसमें से जो फर्स्ट सेक्शन देख रहे हैं, फर्स्ट 4, ये आपके हर एग्जाम में कॉमन होते हैं। आरआरबी, आईपीएस, एसबीआई, पीओ क्लर्क्स हर एग्जाम में आ रहे होते हैं। इंग्लिश हिंदी में चॉइस आपको कहाँ मिल रहा होता है, वो मिल रहा होता है आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम में। और कंप्यूटर आपको पढ़ना होता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन कहाँ आते हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क में। इसके अलावा आरबीआई के स्टेट एग्जाम में भी आते हैं। और उसके बाद एसे एंड लेटर यानी कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो होता है वो आपके आईपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के मेंस एग्जाम में होता है, और ये आपके आरबी पीओ में नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे अप्रैल से लेकर जून तक जो 75 डेज का समय है, इसमें फ्रेशर जो है वो कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, शुरुआत कैसे करना है और एंड कैसे करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। मैंने यहाँ पे आपको एक 5 स्टेप प्रोसेस मैंने बना रखा है। जिस 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपके हर एक चीज़ प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। The first step is here, solve last year paper and analyze. Second, complete the syllabus of all sections. And third, focus on concept building and do topic wise practice. Fourth one is do a lot of practice with a time saving approach. And fifth step is time management, attempt quiz and mock test. अब ये तो मैंने बहुत तेजी से बता दिया आराम से। अब बात करते हैं हर एक के बारे में बारी बारी से। तो फर्स्ट, सॉल्व लास्ट ईयर पेपर एनालाइज। अब क्या करना अब इसमें आपको, सबसे पहले जो लास्ट ईयर के पेपर रहे हैं, लास्ट 1 2 3 ईयर्स के जो पेपर रहे हैं, उससे आपको पहले सॉल्व करना है। सर आई एम द फ्रेशर, सर अभी से सॉल्व करना शुरू कर पेपर? हाँ, अभी से करना नहीं, अभी आपको करना है बस। जिस दिन आप प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट डे जो आपका काम होगा वो यही होगा। आप प्रीवियस ईयर 23 में, बेसिकली 23 में जो एग्जाम्स हुए हैं उसके पेपर ले लेना, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी, उसे बस सॉल्व कर जाना। टाइम जितना भी लगे, जैसे भी लगे, आप उसे सॉल्व करना। ठीक है, और उसमें से बस ये देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। many of the questions you must be familiar with because you had studied in your school days or in college days और एनी टाइम आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। क्वांट के कुछ पोर्शन आएंगे और कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं रीजनिंग में, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप आज तक आपने कभी देखा भी नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको वहाँ से एनालाइज करना है। जैसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपके स्कोर हो सकता है बहुत ही कम आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना आपको। आप स्कोर पे ज़रा फोकस नहीं करेंगे, पेपर को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखेंगे कि किस किस चैप्टर के, किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस वहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं, और उससे आप अच्छे से एनालाइज करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेंस लास्ट ईयर क्वेश्चन। उसके बाद करना क्या है, आपको एक A4 शीट पेपर लेना है, जिस पेपर पे आपको वो सारे सारे टॉपिक लिखने हैं
देखो ये चीज़ अगर आप खुद से करते हो तो ये बहुत ही एक अच्छे रूप में निकल के आएगा। जो इसे बोलते हैं प्रोडक्टिव चीज़ें करना, वो जो टॉपर्स लोग जो करते हैं वो खुद से सारे काम करते हैं, तभी जा करके उनका जो क्लैरिटी होती है बहुत ज़्यादा मिल पाती है। मैं अगर बना के दे दूँगा या फिर कोई भी टीचर या फिर कोई भी पर्सन आपको बना कर दे देता है, ये सिलेबस है, इसमें आपको ये करना है, तो वो थोड़ा-सा उतना अच्छे से माइंड में रह नहीं पाता। अगर आप खुद से लिखते हो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कौन-कौन से सेक्शन आते हैं। आप करना क्या, एक ए4 से पेपर लेना, इसमें एक-एक पेज पे क्वांट, एक पेज पे रीजनिंग, एक पेज पे इंग्लिश, जो भी सेक्शंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिले प्रीलिम्स मेंस के, वो वहाँ पे लिखना। क्वेश्चन लिखना नहीं है, आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसमें किस-किस टॉपिक से क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने अगर क्वांट सॉल्व किया, तो मुझे पहला क्वेश्चन दिखा दिया था मेंसुरेशन का, मैंने लिखा मेंसुरेशन। सेकंड मुझे क्वेश्चन दिखाई दिया क्या, स्पीड मैथ का, लाइक सिंप्लीफिकेशन, वो मैंने लिखा। थर्ड मैंने सॉल्व किया था कुछ देर बाद, वो एक डीआई था, मैंने डीआई लिखा। इससे जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब आप दो तीन एग्जाम को सॉल्व कर लोगे, आरआरबी के, एसबीआई के, आईपीएस के, आपके सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब आपको ये देखना है, सेम काम आपको रीजनिंग में भी करना है, इंग्लिश में भी करना है, बाकी सभी सेक्शन में आपको सेम काम करना है। ठीक है, जब आप ये काम कर लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो 2023 के क्वेश्चन, इसका मतलब लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं उसके डिफिकल्टी लेवल को आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो। इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और ये चीज़ आपको किसी और से पूछने की, जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज जब आप घूमोगे, लोगों से पूछोगे, तो हर एक पर्सन के हिसाब से उनका अपना एक डिफिकल्टी लेवल होता है, वो आपको बताएंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन अगर मेरे लिए मॉडरेट हो सकता है आपके लिए वो ईजी हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरे लिए अगर वो डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए वो मॉडरेट हो। ये चीज़ें हो सकती हैं, तो अपने हिसाब से आपको एग्जाम देना, आपको एग्जाम क्लियर करना, तो ये चीज़ आप खुद डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपने जब सारे के सारे टॉपिक्स लिख लिए, अब आपकी इच्छा अगर है, तो अगर आपने पहले भी तैयारी कभी करी है या फिर आप कुछ अंदाजा है टॉपिक का, तो आप फैमिलियर और नॉट फैमिलियर लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत है नहीं। तो आपके पास बेसिकली क्या हुआ कि आपको एक आइडिया मिल गया, क्या किस किस चीज़ का आइडिया मिल गया। फर्स्ट वन, पेपर के लेवल का। सेकेंड, कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आते हैं इन ऑल द सेक्शन। अब ये जो आपके पास सीट तैयार हुई ए4 सीट, इसे आप रखेंगे और यही आपका है सिलेबस। क्योंकि आईपीएस के एग्जाम में, एसबीआई के एग्जाम में इनका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता है। प्रीवियस ईयर के पेपर को देख करके, उसी को समझ करके हम लोग सिलेबस को डिजाइन करते हैं, सिलेबस को समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी करते हैं। तो आपके पास, आप पेपर को भी आपने एनालाइज कर लिया, डिफिकल्टी लेवल को भी समझ लिया, क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं वो भी आपने समझ लिया, और आपके पास सिलेबस भी तैयार हो गया। तो आपका फर्स्ट स्टेप का प्रोसेस जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये काम करने में आपको 1 2 3 4 दिन लगते हैं, तो आप लगाइए, लेकिन इस काम को सबसे पहले करना है और बिल्कुल फुल एंथुजियाज्म के साथ करना है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज द कंप्लीट द सिलेबस ऑफ ऑल सेक्शन। ऑल सेक्शन मीन्स व्हाट, जो भी सेक्शंस आपको एग्जाम देने हैं इस ईयर में, 6 के 6 सेक्शन, 5 के 5 सेक्शन, सभी को आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कहाँ से आएगा, सिलेबस आपको मिल चुका है स्टेप नंबर 1 से। यहाँ पे आपको सिलेबस मिला है, इस सिलेबस का आप यहाँ पे यूज करेंगे और 1 बाय 1 करके आप हर एक सेक्शन के सिलेबस को कंप्लीट कर जाएंगे। सिलेबस कंप्लीट करें कैसे, मैं दिखाता हूँ सिलेबस होता है क्या। वैसे मैंने बेसिकली थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया है। लाइक अगर क्वांट आप पढ़ रहे हैं, तो क्वांट शुरुआत कर रहे हैं, उसकी तैयारी करना शुरू करें कहाँ से, नंबर सिस्टम से। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर आपने परसेंटेज पढ़ा, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, अलजेब्रा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस एंड सो ऑन, जो भी आपने लिख रखा टॉपिक के नाम, वो सारे के सारे टॉपिक आप यहाँ से एक लगातार कवर करते जाओ। ठीक है, सेम एज जैसे आप मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक लिखे नहीं है, आई थिंक आप समझ पाओगे क्योंकि आपने वो अभी फर्स्ट स्टेप में जो सीट तैयार करी है उसमें सारे सारे टॉपिक आपको लिखे गए होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन एंड ऑन सब कुछ आप यहाँ से बारी बारी से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो होना चाहिए किस पे होना चाहिए, सिलेबस को कंप्लीट करने पे। दिस इज स्टेप नंबर 2। जैसे कि मैं यहाँ बताऊँ जनरल अवेयरनेस में, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग को पहले कंप्लीट करें, क्योंकि स्टैटिक बैंकिंग कंप्लीट करने का टाइम आपको जब एग्जाम शुरू हो जाएंगे अगस्त से, तो आपको समय मिलेगा नहीं। स्टैटिक बैंकिंग से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं और आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि जो भी नई चीज़ें आ रही होती है ना, लाइक जो सर्कुलर से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसमें भी उन चीज़ों का यूज किया जाता है, लाइक CRAR उसका यूज किया जाएगा, NDTL इसका यूज किया जाएगा, वाइट लेवल ATM इसका यूज किया जाएगा, NBFC इसका यूज किया जाएगा। तो स्टैटिक बैंकिंग की नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद बजट कवर करें, उसके बाद फिर करंट के जो मंथ है उसे आप कवर करना शुरू कर सकते हैं।
अगेन इंग्लिश में सिंपल तरीका, पहले आप ग्रामर के पोर्शन कंप्लीट करें, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, रूल्स, सेंटेंस, जो आपने अभी नोट आपने किया होगा उन सभी चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करें, जिससे आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली आपको यहाँ पे रीजनिंग के लिए भी और बाकी सेक्शन हिंदी इंग्लिश जो भी आपके हैं उससे में भी आपको सेम काम यहाँ पे करना है। आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होगी कि अब सेकेंड स्टेप में आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, और सिलेबस कंप्लीट करने के वक्त हमारे दिमाग में एक और चीज़ आती है कि सर क्वांट में कैसे कैसे करें या फिर सेक्शन रीजनिंग में किस लेवल तक क्वेश्चन में जाएँ, उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो आप फिर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो लास्ट ईयर की वीडियो है, आई थिंक 5 मंथ ओल्ड वीडियो है। इसे आप देखेंगे, इसमें मैंने मेंस का तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, आईपीएस पीओ मेंस लेवल तक का, यहाँ से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की, सर किस लेवल तक पढ़े, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस, आरआरबी, एसबीआई, और सभी एग्जाम में डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता है, ये बात आप सभी जानते हैं, ऐसा होता भी है। तो सर किस लेवल तक तैयारी करें जिससे सभी एग्जाम्स की तैयारी हो जाए? तो आपको करना क्या है, सेट द बेंचमार्क, आपको बेंचमार्क सेट करना है। मतलब ये वो एग्जाम होगा, ये वो बेंचमार्क होगा जिस लेवल तक आप जाएंगे। ये दिस इज ओनली फॉर द प्रिपरेशन फेज, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको बस एक रफ आइडिया लेने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है? रफ आइडिया के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये इसमें ऐसा बेंचमार्क कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको समझने के लिए है। आप क्या करें, जैसे कि प्री एग्जाम्स के लिए अगर आप मॉक सॉल्व कुछ ऐसा करते हैं, आईपीएस पीओ का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ 2023 के जो एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम को आप बेंचमार्क बना सकते हैं, क्योंकि उस लेवल तक आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है? और धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस प्लान के अंदर, तो हम लोग आगे भी समझते जाएंगे कैसे कैसे हम लोगों को डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करनी है, कहाँ डिक्रीज़ करनी है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। मेंस की बात कर रहे हैं, तो मेंस में अगर क्वांट के पेपर में जाते हैं एक अच्छे लेवल का देखना, तो लास्ट ईयर 22 के जो एग्जाम हुए थे उसे आप बेंचमार्क बना सकते हैं। एंड रीजनिंग के पेपर में आप यहाँ पे इस ईयर जो एग्जाम हुए थे आईपीएस पीओ मेंस के, उसे आप यहाँ पे बेंचमार्क बना सकते हैं। एक रफ आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इसे खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड डू टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। ये जो चीज़ है ये आपको स्टेप नंबर 2 के साथ साथ करना है। इसके लिए बिल्कुल आपको अलग से, ऐसा नहीं कि स्टेप नंबर 2 आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर आप ये काम करने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप, जैसे कि मैं एग्जाम्पल से सुनाता हूँ आपको, जैसे कि आपने शुरू किया नंबर सिस्टम पढ़ना क्वांट में, ठीक है? जैसे आपने पढ़ना शुरू किया तो पहले आप उसके बेसिक चीज़ों को समझिए, और जो कॉन्सेप्ट है उसे आप सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लो कि आपने नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू किया, उसमें एक टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, लाइक यूनिट डिजिट, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उससे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है? जैसे कंप्लीट हुआ टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और उससे देखिए कि आपने जो सीखा है वो कितना आप सीख पाए हैं, और जो भी दिक्कत आ रही है उसको फिर आप फिर से रिवाइज करके वो ठीक कीजिए। सेम एज आपने फिर इसके बाद पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल, पढ़ा आपने, फिर आपने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा, तो इन सब के भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट गेन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे इससे क्या होगा कि आपकी जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगी, साथ में क्वेश्चंस भी आपके क्लियर होते जाएंगे। यही सेम काम आपको हर एक टॉपिक के लिए करना है, हर एक सेक्शन के लिए करना है, तब जाके आपकी जो बेस है, जो आपका जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। और जब आप ये काम कर रहे हो, मैंने क्यों लिखा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, इसलिए मैं लिखा क्योंकि कई लोग स्टार्टिंग के फेज में जब शुरू कर रहे हो तभी वो ट्रिक्स एंड हैक्स चले जाते हैं। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप उस दुनिया में चले गए एक बार, फिर वहाँ से वापस बाहर नहीं आ पाएंगे, और आपको कॉन्सेप्ट समझना आपको इतना बोरिंग लगेगा कि इतना लेंदी कौन समझे, इतना जो पूरा प्रोसेस है ये कौन समझे। अगर ट्रिक से सॉल्व हो जा रहा है तो क्यों ना कर ले उससे। जब आप जाएंगे मेंस एग्जाम में तो आपको इस बात का एहसास होगा कि ट्रिक इज़ नॉट वर्किंग, कॉन्सेप्ट मुझे आते नहीं हैं, कॉन्फिडेंस है नहीं, और एग्ज़ाम आपका रह गया। इसीलिए अभी आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर टॉपिक वाइज, और उस पर जो क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करना है। जब आपके ये सारे सिलेबस कंप्लीट हो गए, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 का काम कंप्लीट हो गया, नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 4, जहाँ पे आपको करनी है डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद अ टाइम सेविंग अप्रोच। वाई? टाइम गेम, प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम ऑल अबाउट टाइम गेम। यहाँ पे टाइम का गेम है, जो टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है वही रेस में आगे जाएगा, अदरवाइज वो पीछे छूट जाएगा। आप कितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट में क्यों ना हो, आपकी कितनी भी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप कुछ नहीं है, यू आर जस्ट अ जीरो। तो टाइम गेम है, तो टाइम सेविंग अप्रोच आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और उस टेक्निक पता होना ज़रूरी है,
क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व जान रहे होते हैं, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये काम आप कैसे करेंगे? ये करने के लिए जैसे कि मैं क्वांट एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप अभी सॉल्व कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन लाइक मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है? एक क्वेश्चन आया मिक्सचर एलिगेशन का। अब आप ये सॉल्व किए तो आपको लगा कि सॉल्व तो आपने कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लग रहा है। क्या इससे कम समय में इसको किया जा सकता है? तो आप कोशिश को ट्राई करते हैं इस मेथड को सॉर्ट करने का। नहीं कर पा रहे हैं तो जो आप क्लासेस देख रहे होंगे इस चैनल के ऊपर, जहाँ पे आपको अर्थमेटिक की हर एक चीज़ मिल जाएगी, अलजेब्रा मिल जाएगी, सब कुछ आपको इस चैनल पे क्वांट का मिल जाएगा। मेंस लेवल से लेकर के प्रीलिम्स लेवल तक ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। बस उस पर आप ये मत देखिए वो कब की क्लास है, वो लास्ट ईयर की सारी क्लासेज हैं, IPS POS BIPO की क्लासेज हैं, वो अभी भी रेलिवेंट हैं, उसे आप आराम से दे सकते हैं। तो उसमें अगर आप जब क्लास देख रहे होंगे तो जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता हूँ, या फिर आप कहीं और भी देख रहे हैं, किसी और चैनल पे भी देख रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उनके अप्रोच को देखिए। आप आपका फोकस होना चाहिए कि सॉल्व कैसे किया जा रहा है, प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का, ना कि रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट तो आप पे ले आएंगे, लेकिन प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का, किस तरीके से क्वेश्चन में से जो मेन चीज़ें उससे पिक किया जा रहा है, फिर वहाँ से क्वेश्चन में आगे बढ़ा जा रहा है, ये चीज़ आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करें, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। अभी से जो 75 डेज का टाइम है, अगर करते हैं लगातार इन चीज़ों को, डेफिनेटली आपके हैबिट में आ जाएगी, आप उससे कुछ को सीख जाएंगे, और ये टेक्निक आपको हर हमेशा काम आएगी और हर हमेशा आपको बाकी एस्पिरेंट से आगे रखेगी। तो टाइम गेम है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और जो आपके यहाँ पे जो स्टेप 3 तक के काम आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप स्टेप 4 में आ गए हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सर कैसे करनी है? तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अब तक आपके सिलेबस कंप्लीट कर लिया। नाउ इट इज़ द हाई टाइम टू प्रैक्टिस विद द मिक्स क्वेश्चन, मिसलिनियस क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, नहीं करना। टॉपिक वाइज का टाइम खत्म, वो आपने सीख लिया। नाउ यू हैव टू सॉल्व द मिक्स क्वेश्चन, मिसलिनियस क्वेश्चन। यहाँ पे सेट आते हैं क्वेश्चंस के, क्विजेस मिल जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। जब आप मिस को सॉल्व कर रहे हो तभी आपको एक सही तरीके से आपका अप्रोच समझ में आ रहा होता है। एक क्वेश्चन आया मेंसुरेशन का, वहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं किसी चीज़ का, सिलेंडर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वो मिक्सचर एलिगेशन का, वहाँ वो लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वहाँ से आप रूट निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ आप करना हैबिट में लाएंगे, तभी आप एग्जाम में भी इसको अच्छे से कर पाएंगे। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड after completing the fourth step you have to move toward the last step, that is the fifth step, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। अगेन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी मैंने बताया टाइम गेम, वो टाइम गेम अलग था, ये टाइम मैनेजमेंट अलग है। क्योंकि कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं, खासकर आरबी के एग्जाम, जहाँ पे आपके पास 120 मिनट का समय होता है, और उस 120 मिनट में आपको पूरे के पूरे मेंस के सारे सेक्शन, 5-6 सेक्शन सभी सॉल्व करने होते हैं। इसके अलावा इसके प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी आपके पास 45-40 मिनट का टाइम होता है, जिसमें आपको सारे की चीज़ सॉल्व करनी होती है, 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आप कैसे कर पाएंगे? यहाँ पे ज़रूरत है आपको टाइम मैनेजमेंट की। वो कैसे आपको मिलेगी? जब आप क्विज सॉल्व कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। ये 2 तरीका है जिससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत बेटर कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आपकी टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होगी, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे कि किस तरीके से जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो आपने बेसिक सीखा है, जो आपने अपने सिलेबस कंप्लीट किए हैं, हर चीज़ के आपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया है, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं? या फिर आप जब शांत तरीके से क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर रहे होते हैं घर पे बैठ के आराम से, तभी सॉल्व हो पाता है। क्या टाइम प्रेशर में हम उसे हैंडल कर पाते हैं कि नहीं? ये चीज़ आपको मॉक सिखाएगी, और ये चीज़ सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले कर लेनी है। एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ पे फाइनल परफॉर्मेंस देना है। तो ये स्टेप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको बताया था स्टेप 2 और 3 में, जहाँ मैंने बोला था आपको कि प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज, उसके लिए भी आप क्विज का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐप हैं, जहाँ पे आपको क्विज मिल जाती है टॉपिक वाइज। लाइक स्मार्ट किया पे मिल जाएगी आपको, प्रैक्टिस मोड पे मिल जाएगी आपको, अड्डा पे मिल जाएगी। इन सब का यूज करके आप इन चीज़ों को अच्छा बेहतर बना सकते हैं, और ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन पर समझ में आते रहेगा, लेकिन आप टाइम के साथ सॉल्व नहीं करेंगे तो सारा काम आपका ख़राब हो जाएगा। ऑल इस टाइम के मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो मॉक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो अभी ये आपका जो फेज़ था फ्रॉम अप्रैल टू जून,
यहाँ पे आप जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे तब तक आपको मॉक अटेम्प्ट करना शुरू नहीं करना है, जब तक कि आपके तीनों सेक्शन के प्रीलिम्स या मेन जो भी कर रहे हैं आप, जो भी सेक्शन, जो भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, वो आपके सारे के सारे कंप्लीट नहीं हो गए हैं। जो आपके कंप्लीट हो जाएं तभी आप स्टेप 4 स्टेप 5 करें, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे जानबूझ के स्टेप वाइज रखा है कि किस स्टेप को साथ में करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा रीस्टार्टर के लिए, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, लास्ट ईयर किसी कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्रेशर हैं वो इस सेक्शन को स्किप करेंगे। आपको भी ये सेक्शन पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेगी, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैंने आपको नहीं बताया होगा, वो आप यहाँ समझ पाएंगे। आपके पास भी वही 3 मंथ है, अप्रैल, मई एंड जून, 75 डेज। एंड आपके लिए भी मैंने यहाँ पे पूरे बनाए हैं 5 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द रीजंस ऑफ फेलियर। सेकेंड स्टेप, फाइंड द मिस्टेक्स दैट यू डिड इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन। थर्ड स्टेप, मेक ए प्लान and strategy according to step 1, step 2, and fourth step is do revision and practice as per difficulty level, and step 5 is time management. Again, time game is here, attempt quiz and mock test. So starting with the first, फाइंड द रीजंस ऑफ फेलियर्स। रीजंस अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि आप कई साल से फेल होते आ रहे हैं, कई एग्जाम्स में आपने लास्ट ईयर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, और वो रीजन मैंने आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप रीस्टार्टर हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और तभी आप आगे बढ़िएगा। दिस इज़ द स्टेप नंबर 1, यू हैव टू डू दिस। इसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चैनल पर आप खोजेंगे तो भी आपको यह मिल जाएगी, ठीक है। ये काम आपको जरूर से करना है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज फाइंड द मिस्टेक्स। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था रीजंस, मैंने आपको बताया भी था रीजंस एंड मिस्टेक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। रीजंस वो है जिस कारण आप फेल हो गए हैं, जिस कारण आपके फेलियर कारण क्या था, जो कि मैंने बताया था एक टेबुलर फॉर्म में मैंने बना करके कैसे कैसे आपको एनालाइज करना है। दैट वाज द बेस्ट मेथड टू एनालाइज रीजंस ऑफ फेलियर। लेकिन मैंने मिस्टेक्स आपको वहाँ नहीं बताए थे, तो मिस्टेक मैं आज आपको यहाँ बताऊंगा। अगर आपने ये काम कर लिया है, अपने रीजंस फाइंड आउट कर लिए हैं, आपके पास ये चार्ट होगा जहाँ पे आपने अपने स्कोर कार्ड को एनालाइज किया होगा, एंड आपके पास एक रिपोर्ट होगा जो कि मैंने बोला था आपको रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ये 2 काम अगर आपने कर लिया है, नाउ यू हैव टू फाइंड योर मिस्टेक्स। वो कैसे करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है अपने लेवल और पेपर के लेवल के में कितना डिफरेंस आपके में है। अगर आपको याद है आपने किस तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था, आपने जो रिपोर्ट तैयार किया वो आपको आपके सामने है, स्कोर कार्ड आपके सामने है, तो आप इस काम को आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद उतना है कि आपने प्रीलिम्स में कितने स्कोर आए थे, किस सेक्शन आपने कितने अच्छे स्कोर किया था, क्या क्वेश्चन आप कर पाए थे, ऐसा कुछ अगर है तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट करें PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगेन, और प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, तभी आपको इसका आइडिया मिल पाएगा। अच्छे से एनालाइज करें और एक लिस्ट बनाए टॉपिक्स की, हर एक सेक्शन की मैं बात कर रहा, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की। आपको बनाना है इस तरीके से। ये है क्या? ये है आपका टेबल। इसमें मैंने बांट रखा है 3 सेक्शन में। ये आपको करना है हर सेक्शन के लिए, रीजनिंग के लिए भी, क्वांट के लिए भी, इंग्लिश, हर सेक्शन आपको करना है। क्या बना टेबल में? एक कॉलम आपका है नॉट नोन, दूसरा है वीक कॉन्सेप्ट, रॉन्ग अप्रोच, तीसरा है नीड स्पीड। अब ये है क्या? जैसे कि आप अगर पेपर एनालाइज कर रहे थे, आपको ये समझ में आया कि कोई ऐसे टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, लेकिन उस टॉपिक के बारे में मुझे पता ही नहीं है। जैसे कि हो सकता है कि एजम्पशन वाले क्वेश्चन जो आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, वो आपको पता ही नहीं है कि अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है जो एग्जाम में आ गई थी, तो उस टॉपिक को आप यहाँ मेंशन करें, ठीक है। ऐसी कोई भी टॉपिक है, लाइक अगर हो सकता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी एग्जाम, हालांकि आती नहीं है, ऐसे मान कोई टॉपिक अगर एग्जाम में आ गई, वो टॉपिक आपने पहले पढ़ा ही नहीं था, आपने स्किप कर रखा था, तो उस टॉपिक को आप यहाँ मेंशन करें नॉट नोन वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। फिर सेकेंड, यहाँ पे वीक कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई टॉपिक है जो कि आपने पढ़ा है, लाइक मैं एग्जाम्पल है TSD, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये आपने पहले पढ़ा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे थे या मॉक में सॉल्व कर रहे थे तो वो चीज़ आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब आपने पढ़ा तो है, लेकिन आपके अभी भी कॉन्सेप्ट जो है वो वीक है, या फिर आपका जो अप्रोच है वो गलत है, तो उस टॉपिक को यहाँ मेंशन करें। जैसे कि रिवर्स साइलॉग आपने पढ़ा है, आपने सॉल्व भी किया है, लेकिन एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं हो पाए थे, यहाँ पे मेंशन करें रिवर्स साइलॉग।
ऐसे हर सेक्शन का आपको अलग अलग बनाना है। मैंने यहाँ पे दोनों सेम में लिख दिया है, आपको ये चीज़ अलग बनाना है। जैसे कि आपके एग्जाम में इंग्लिश में कोई क्वेश्चन आ गया, फाइंड टोन ऑफ द पैसेज, आपको पता ही नहीं है टोन क्या होता है, तो आप उसे यहाँ मेंशन करें। या फिर आपको पता है टोन क्या होता है, लेकिन आप अगर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो कि उस पैसेज का टोन क्या होगा, उसे आप यहाँ लिखें, टोन ऑफ द पैसेज। नीड स्पीड, अब ये वो टॉपिक है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, आप सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन आप टाइम गेम में हार जाते हैं। टाइम से पहले आप सॉल्व नहीं कर पाते, टाइम खत्म होने के बाद करते हैं। ऐसे टॉपिक को आप यहाँ मेंशन करें। लेट्स से प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट है आपका एकदम क्लियर है और आपको सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन वो टाइम बहुत ले लेता है, तो आप यहाँ मेंशन कर लें। ठीक है, फनल डीआई आ गई, आपने पहली बार देखा फनल डीआई क्या चीज़ होती है, आपको नाम भी नहीं पता ये कौन सी डीआई थी, बाद में पता चला लोगों से कि उसे फनल डीआई बोलते हैं, आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, तो उसे आप यहाँ मेंशन कर लें। तो इस तरीके से आपको ये लिस्ट तैयार करना है, एंड दिस लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही लिस्ट आपके पूरे प्लान का हिस्सा होगी और इसी से आपकी प्रिपरेशन शुरू होगी। तो तीनों सेक्शन के लिए 4-5 जो भी सेक्शन आपके, हर सेक्शन के लिए आप ये लिस्ट बनाएं। ठीक है, अभी आपको प्रीलिम्स और मेंस में बहुत बायफरकेट नहीं करना है, अभी आपको बस एक लिस्ट बनाना है इस तरीके से। ठीक है, जब आपने ये स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया, नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 3, जहाँ पे आपको अब बनाना है प्लान एंड स्ट्रैटेजी। किसको देख करके, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या था, रीजन्स ऑफ फेलियर्स, स्टेप 2 में क्या था, आपके मिस्टेक्स। दोनों को कंबाइन करें, अब अपना प्लान खुद से बनाएं, खुद से बनाएं, क्योंकि आप कई साल से तैयारी करते आ रहे हैं और आप बार बार फेल हो जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम प्रिपेयर योर प्लान, खुद से बनाए प्लान को। अगर प्लान कैसे बनाते हैं आपको नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैंने लास्ट ईयर IPS PO की स्ट्रैटेजी थी, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। इसे देखिए, आपको आइडिया मिल पाएगा कि कैसे प्लान बनाते हैं, और खुद से प्लान बनाएं। जो भी आपने रिपोर्ट तैयार किया था, आपको याद होगा स्टेप नंबर 2 में रीजन्स में, एंड सेकेंड जो अभी आपने ये लिस्ट तैयार किया है, इस टॉपिक को देखते हुए अपने जो आपके पास समय है, आज से टाइम है, उसे एलोकेट करें कि आपको ये पढ़ना है इस दिन, ये पढ़ना है इस दिन, इसमें आप बहुत वीक हैं या फिर कॉन्सेप्ट नहीं आपके पास है, उससे आपको कैसे सीखना है, उन टॉपिक पे आपको बेसिकली ज़्यादा फोकस करना है। अब देखो, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं लाइक इनइक्वालिटी इन रीजनिंग, अब आपको अच्छे से आता ही है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। कोई एक सर्टेन पजल से, सर्कुलर पजल है, 8 लोग बैठे हैं फेसिंग इनवर्ड, आपको अच्छे से आता है, तो उससे बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको उन पे फोकस करना है जो आपका वीक सेक्शन है, और वो चीज़ आपके पास है स्टेप नंबर 2 में। आफ्टर स्टेप नंबर 3 लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4। यहाँ पे आपको करना है क्या है, आपको रिविजन करना है। जैसे कि आपके पास स्टेप 3 तैयार हो चुका है, आपने प्लान बना लिया है, लेट्स से पहला टॉपिक आपका है अलजेब्रा का क्वांट में, इसे आप पढ़ना शुरू किए, क्योंकि आपने पढ़ा तो है, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको इस पर डाउट है सेशन के इस टॉपिक के ऊपर, तो इससे आप रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें, जो भी जहाँ भी आपने नोट्स बना रखा है या फिर वीडियो से करना चाहते हैं, चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है क्वांट को लेकर के, वहाँ से रिवाइज करें और उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार माइंड आपका रिफ्रेश भी हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ये स्टार्ट कर रखा है। रिफ्रेशमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, सब कुछ नया हो गया, बिल्कुल ताज़ा हो चुका है, अब आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सेम एज आपको बाकी टॉपिक्स में भी सेम काम करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए, आपको पता होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आप एग्जाम दे के आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या मेंटेन करनी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हो सकता है आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ हो, क्योंकि जब आप जहाँ आपने रीजन मेंशन किया है ना, आपने रिपोर्ट तैयार किया था स्टेप नंबर 1 में, उस रिपोर्ट में देखें, हो सकता है कि कई जगह आपके ऐसे होंगे जहाँ पे टाइम का मिस मैनेजमेंट था, इन स्पेशली RBPO के एग्जाम में, RB क्लर्क के एग्जाम में, तो वो चीज़ आपको, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस साल आपको उसको मैनेज करना है। इसका एक तरीका, अल्टीमेट तरीका यही है, मॉक एंड क्विज। इसमें आपको वो सारे तरीके को यूज करना है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक को यूज करना है। हो सकता है कई आप पहले क्वांट अटेम्प्ट किए हों, बाद में रीजनिंग किए हों, पहले आपने GA कर लिया होगा, टाइम चला गया होगा, हिंदी में टाइम चला गया होगा, इंग्लिश में टाइम वेस्ट हो गया होगा, उन सारी चीज़ को यहाँ मैनेज करना है। और इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पे अवेलेबल है, उसे आप वॉच कर सकते हैं एक आइडिया के लिए। तो ये काम आपको करना है, अटेम्प्ट क्विज एंड मॉक टेस्ट। आपके लिए जल्दी जल्दी आपको यही करना है, अपने जो मिस्टेक्स आपने कर रखे हैं, जो भी आपने लिस्ट तैयार किया है सेक्शन का, उसे कंप्लीट करके एक काम को बहुत जल्दी शुरू कर देना है। ठीक है, एंड ये काम जो आप कर रहे होंगे, तब तक आपके यहाँ से अप्रैल से लेकर के जून तक का समय जो है आपका, ये आपका हो गया होगा
हो सकता है किसी का 10 दिन पहले हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, लेकिन आपका 75 डेज के अंदर ये सारे के सारी चीज़ें आपके यहाँ पे हो जाने चाहिए, और आई थिंक आपने कर भी लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट मंथ इज जुलाई। जुलाई में क्या करना, जुलाई में 6 स्टेप फॉर बोथ फ्रेशर एज वेल एज रीस्टार्टर। आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। ये क्या है, री इवेल्युएट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। जब आपने पिछले 75 डेज में आप सारे सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, टॉपिक को सॉल्व कर रहे थे, उसके मिक्स को सॉल्व कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अब जब ये समय खत्म हो गया, नाउ द लास्ट मंथ इज जुलाई, अब आपको यहाँ पे एक बार फिर से चेक करना है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने किया, क्या सच में आपने सीखा है, क्या उसको आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको करना होगा यहाँ पे फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट करना होगा। और ये जो जुलाई का मंथ है इसमें 31 डेज होते हैं। इस 31 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करने हैं, प्रीलिम्स और मेंस के। इतने मॉक अटेम्प्ट करने हैं कि आपको जो स्पीड है वो आराम से गेन हो जाए। मैंने यहाँ लिख रखा है कि वीक डेज में आपको प्रीलिम्स से करने हैं, मेंस की आपको वीकेंड्स पे करना है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये काम करने से आप यहाँ पे इसे री इवेल्युएट कर पाएंगे, और कि आपने जो भी पढ़ा है वो कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या कमी रह गई है, उसको आप एनालाइज कर पाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग आप मान लो कि अभी भी आपको लग रहा है इतना कुछ करने के बाद भी मेरा एक कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बार बार हर मॉक में उस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब वो टॉपिक अभी भी आपके क्लियर नहीं हो पाए हैं। नाउ यू हैव टू विजिट अगेन, रिवाइज अगेन एंड मूव ऑन। ये काम आपको अगेन करना पड़ेगा। ये जो जुलाई मंथ होगा ये आपका बिल्कुल प्रैक्टिस फेज होगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर हो सकता है जुलाई से पहले ही आपने अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आपको उसी वक्त से ये स्टेप 6 को यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है। ये दोनों के लिए, रिफ्रेशर के लिए, स्टार्टर के लिए भी है। ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये अगर नहीं करते हैं तो जो भी कुछ आपने इससे पहले किया है वो सब कुछ बिल्कुल हो जाएगा वेस्ट, एंड आप समझ सकता है क्या होगा। तो अब तक अप्रैल से लेकर जून तक पहुंचे, ये प्रिपरेटरी फेज था आपका, जहां पे आपने 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो किया। जुलाई से आपने मॉक अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, और ये मॉक को आपको अटेम्प्ट करते रहना है। कब तक, जब तक आपके एग्जाम चलते रहेंगे। जो जो एग्जाम्स आपके आएंगे उस एग्जाम को फोकस करके आपको मॉक पढ़े जाने। जैसे कि पहला एग्जाम आपका आरबीपीओ का प्री होगा, तो पहले आपको आरबीपीओ के प्रीलिम्स एग्जाम के मॉक देने शुरू कर देने हैं, और बीच बीच में आपको मेंस के भी मॉक देते रहने हैं। नहीं मेंस के मॉक छोड़ देंगे देना तो फिर सब कुछ आप भूल जाएंगे और सब कुछ बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आपके एग्जाम आएंगे, जो जो एग्जाम आएंगे वो आपको उसके मॉक आपको देने हैं। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको जब आप री इवेल्युएट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ये टॉपिक में कुछ लैग हो गया, कुछ रह गया है, तो फिर उसे आप वहाँ पे उसे आप देख करके उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको आपका सिर्फ काम रह गया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब मॉक को ये मत समझिए कि बिल्कुल आपको एक ट्रेडिशनल मॉक जो होता है, मॉक पेपर जो आता है, डिफरेंट वेबसाइट मिलती है, वही सॉल्व करना, ऐसा नहीं है। आप यूट्यूब चैनल पे जो सेशंस ले रहे होते हैं टीचर्स, लाइक मैं भी ले रहा होता हूँ, उससे भी आप सॉल्व करते हैं। वो भी आपका एक प्रैक्टिस का, मॉक का मतलब होता है प्रैक्टिस, वो भी आपके प्रैक्टिस के में ही काउंट होगा, उसे प्रैक्टिस के रूप में समझ, क्योंकि वहाँ से आप ना कुछ नया सीख पाते हैं। क्योंकि जब आप मॉक दे रहे होते हैं, मॉक देना है, बिल्कुल देना है आपको। जो वेबसाइट में मॉक मिलती है ना टाइम के साथ, वो आपको जरूर देना है। वहाँ से आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाते हैं। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, वहाँ से आप अप्रोच सीख पाते हैं कि आपका अगर एक क्वेश्चन में समय ज़्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो आपको मॉक के सॉल्यूशन को देख के समझ में नहीं आएगा, वो आपको वीडियो को वॉच करने के बाद ही समझ में आएगा। तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। आफ्टर फ्यू मंथ्स इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ पे आपको अक्टूबर में जब आपका आईबीएसपीओ का प्रीलिम्स हो जाएगा और आईपीएसपीओ के मेंस का बीच का समय जो होगा, उसमें आपको यहाँ पे ऐसे और लेटर की प्रैक्टिस करनी है। वो मैं उस वक्त बता दूंगा। वैसे वीडियो अवेलेबल है, अगर चाहते हैं फॉलो करना अभी से, आप उसे देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है, ऐसे कैसे लेटर लिखा जाता है, वो मैंने बता रखा है पहले ही, उसे आप देख सकते हैं। और आरबीपीओ का आपका इंटरव्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे उसकी भी तैयारी आपको करनी है। वो भी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा टाइम आने पे। इसके लिए अभी से आपको फोकस करने की ज़रूरत आपको इस पॉइंट पे नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसकी तैयारी कर रहे हो। ऐसे लेटर जहाँ पे ग्रामर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सेंटेंस को ध्यान रखना, वो चीज़ आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या होता है, इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें आपके बैंकिंग करंट रिलेटेड पूछी जाती हैं, वो चीज़ आप पहले से करते आ रहे होते हो। बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ऑल वो हम लोग उस बीच में आराम से कर लेंगे। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और मेंस के डेट सामने है नहीं, उसके एग्जाम भी इसी 3 मंथ में से कभी ना कभी होंगे। तो जैसे से एग्जाम होंगे, प्रिपरेशन आपका हो चुका है, बस आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट्स ऑल। आफ्टर द मंथ ऑफ दिसंबर
आपके पास 1 जनवरी को आपके आ जाएंगे फाइनल रिजल्ट आरबीपीओ के, आरबी क्लर्क के, और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद भी आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ वाले क्लर्क एग्जाम जो है उसके रिजल्ट भी, उसके इंटरव्यू प्रोसेस आपके आगे दिसंबर बाद शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट प्लान, अभी से लेकर के दिसंबर तक आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी दिक्कत हो किसी भी पॉइंट पे, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल रिप्लाई एंड क्लियर योर डाउट्स। अब एक चीज़ और आपके मन में रहेगी होगी कि सर इतना आपने बताया, तो हर एक सेक्शन में कैसे कैसे करें, सेक्शन के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, तो वो मैंने बताया वो कैसे करना है। अपने अकॉर्डिंग पहले उस चीज़ में करो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक वो चीज़ सीख नहीं पाओगे। और किसी का बनाया हुआ प्लान को आप यूज कर रहे होते हो तो आप करते रहे होते हो, लेकिन आपके अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती है। तो पहले खुद से बनाओ। और अगर बात रही कि सेक्शन स्ट्रैटेजी की, सेक्शन कैसे करना है वो मैं लेके आऊँगा अपकमिंग वीडियोज़ में। आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, एवरीथिंग की आपको सेक्शन में कैसे कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ बताऊँगा। तो उस वीडियो का वेट कीजिए, दिस वीडियो इज कमिंग सून, उसे वॉच जरूर कीजिएगा। एंड दीज आर द 2 पॉकेट कोर्स अवेलेबल, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल टॉपर्स ऑफ दिस ईयर फॉलो दिस कोर्स, नंबर सिस्टम, कंप्लीट नंबर सिस्टम एंड कंप्लीट अलजेब्रा, जिसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा बॉक्स में। और अगर इसे फॉलो करें डेफिनेटली आपके नंबर सिस्टम अलजेब्रा के कोई क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, प्रैक्टिस सब कुछ आपको यहीं से हो जाएगी। एंड ये कुछ हैंडल से आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल का प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह जाए कभी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।